रीढ़ की हड्डी सीधी करके ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को दंडवत प्रणाम करते हुए ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हमने सत्य से सत्य की ओर, अहंकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से मृत की ओर। पहले की क्लास में अपन ने कुछ चीजें समझी थी कि ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है। ब्रह्मांड के काम करने का नियम नहीं बदलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो वो नियम वही रहेगा जो अपन ने पहले समझा है। और अगर जो लोग क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो वो पहले वीडियो देख लेंगे। या केवल मैं बता दूं कि किसी भी चीज को स्थिरता के लिए 3 पाई की आवश्यकता होती है, और 3 से ही 7 बनते हैं, और उसी से फिर 9 बने, और इसीलिए 9 के बाद ही शून्य आया, और उसी कारण हमारे ग्रह भी ऐसे बने। वो वीडियो डाल देंगे, बाद में आप लोग देख लेना। तो 1 से 3 बने, 3 से 7 हुए, और 7 से 9 हुए, और ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है। ब्रह्मांड अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर काम कर रहे हैं, इतने बड़े में कहीं हम, हाँ, करोड़ों सूर्य में एक सूर्य हैं, और उस सूर्यमंडल का हम एक हिस्सा हैं, तो इसका एक नियम होगा, और वही नियम के कारण पृथ्वी पर जीवन है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हमको एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बात मैं एक बार बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, कि कोई भी जो संस्कृति आगे बढ़ती है, सभ्यता आगे बढ़ती है, तो उसका एक मूल होता है, और उस मूल के बाद कुछ कुछ कहानियों के माध्यम से चीजों को बताया जाता है। रिपीट, संस्कृति का किसी भी जो हमारी सभ्यता है उसका एक मूल होता है, और उस मूल को के बाद उसी बात सच्ची है, लेकिन उसको कहानियों के माध्यम से आगे बताया जाता है। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से चीजें आगे गई थी। तो ये हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आकाश कहाँ से आया ये किसी को जानकारी नहीं है, इसके बारे में नहीं जाना जाता। इसने स्थान दिया वायु को। वायु में ये पहले अपन ने देखा कि जो जो त्रिगुणात्मक थी, 3 तरीके की ऊर्जा थी, है ना। और राजसिक, तामसिक और सात्विक, सात्विक राजसिक तामसिक, इसने ऊर्जा दी वायु को। और इस वायु में करोड़ों साल में घर्षण पैदा हुआ, फ्रिक्शन जिसको बोलेंगे। तो जब ये घर्षण पैदा हुआ तो अग्नि पैदा हुई। आकाश से वायु, वायु से फिर घर्षण हुआ, फ्रिक्शन हुआ, तो अग्नि पैदा हुई। ये करोड़ों साल की प्रक्रिया है। और इसके बाद जब अग्नि पैदा हो गई, तो अग्नि कहीं स्थिर होने लगी, कहीं कहीं से उसका वाष्पीकरण होने लगा। और क्योंकि कहीं ठंडा है कहीं गर्म है, तो वाष्पीकरण होगा, होगा ही होगा। तो वो वाष्पीकरण के कारण जल उत्पन्न हुआ। और ये सब जब ये उत्पन्न हुआ, वायु अग्नि जल, और फिर जब स्थिरता आने लगी, तब यहां जाकर पृथ्वी पैदा हुई। अब ये एक साइकिल बन गया। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये एक साइकिल है। अब यत पिंडे तद ब्रह्मांडे बोला जाता है कि जो इस पिंड में हमारे अंदर है वो ब्रह्मांड में है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मूल थोड़ा सा भी अंदर जाएंगे तो इसके मूल में है, इसका अर्थ है कि जो ब्रह्मांड का नियम है वही नियम हमारे लिए है। नियम नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो वैदिक नियम है, वो वेद में नियम बताया गया है कि ये नियम है। अब इसके अनुसार आप चीजों को आगे जितना मर्जी ले जाओ, लेकिन वो मूल नियम नहीं बदलेगा। इस चीज को अपन यहां बोलते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? पुरानी क्लास में हो चुकी है बातें, लेकिन कोई कंफ्यूजन हो तो है, नहीं तो इसके आगे बढ़े।
एक दो मिनट में बता दें। चलिए, मैं मान रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जब ये हो गया, हमारी पृथ्वी का उत्पन्न उत्पत्ति हो गई, तो सूर्य सोर्स ऑफ एनर्जी आया। सूर्य सोर्स ऑफ एनर्जी आया, तो हम जहां से सूर्य उगता है तो अपन बोलते हैं, लेकिन हम जहां पहुंचते हैं वो ईस्ट है। वहां से आते हैं। हमने पहले देखा था ये दिशा जल की दिशा थी। तो जल हमेशा होता है। तो जो हम देखते हैं, जैसे अभी अभी तो खैर बारिश का ही मौसम है। ठंड में भी ओस गिरने लगती है। तो मतलब जल है। तो वो जल गर्म करता है, सूर्य की गर्मी उसको गर्मा गर्मी देती है। और वो गर्मी से ये जो क्षेत्र होता है ईस्ट से साउथ, ये क्षेत्र उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है। तभी हम साउथ ईस्ट में आग्नेय कोण लेते हैं। अच्छा, आग्नेय कोण मतलब ये अवस्था बदलने वाला कोण। एक हो गया जल की जिसने अवस्था बदली, और एक हो गया जिसने जल को खत्म कर दिया। दोनों में अंतर है। इसने अवस्था बदली। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं कि ये भी अपनी बात हुई थी कि हम इनके ही हिसाब से, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है, तो इसके ही अनुसार हम ग्रहों को फिक्स करते हैं। सूर्य ईस्ट में हो गए, शुक्र साउथ ईस्ट में हो गए, साउथ में मंगल हो गए, राहु जो हो गए वो साउथ वेस्ट में हो गए, वेस्ट में शनि हो गए, नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा हो गए, वायु में, नॉर्थ में बुध हो गए, और ईशान जो बृहस्पति होते हैं, ये हम स्वयं होते हैं, ये हो गए केतु। इस ब्रह्मांड का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है, जो बैलेंस कर रहा है। अन्यथा जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, सूर्य उनको अपनी ओर खींच लेगा। लेकिन बृहस्पति, गुरु जिसको बोलते हैं, उसी के नाम से गुरुत्वाकर्षण है। उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये बैलेंस बना हुआ है। जो गुरु ग्रह बोलते हैं ना, जिसको मुख्य ग्रह अपन कुंडली में देखते भी हैं, तो ये मुख्य है। और ये राहु के विपरीत हमेशा केतु होगा। तो इस तरीके से ये ऊर्जाएं काम करती हैं। अब ये सूर्य हुआ, इसने उष्ण किया, गर्म किया, करीब साउथ में आकर मंगल की ऊर्जा आती है। ये ऊर्जा राख कर देती है। जब यहाँ देवता भी आगे जाकर देखेंगे तो यहाँ पे यम बैठते हैं। आग्नेय और अग्नि में फर्क हो गया। आग्नेय ने रूप परिवर्तन किया, अग्नि ने राख कर दिया। अब वायु की क्या हालत हुई कि यहाँ वायु गर्म हो रही है। वायु का परिवर्तन हो रहा है। वायु में क्योंकि जल था, भारी थी, उसका परिवर्तन हुआ। यहाँ पे आकर अग्नि में अग्नि हो गई, मतलब काफी हल्की हो गई। लेकिन यहाँ पर चीजें रुकी नहीं। 12 बजे तक चीजें नहीं रुकी। 12 बजे लगभग सूर्य अपने सिर पे होता है, मंगल मंगल का पूरा प्रभाव है। 12 बजे के बाद और भी गर्म होती। तो जब गर्म वायु होगी तो वो शुष्क होकर बिल्कुल भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगी, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो वो राहु का स्थान साउथ वेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से सूर्य चलेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसने ऊपर कर दिया। पूरी जो वायु थी, वायु में बिल्कुल भी हवा नहीं रही। ये पूरा क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ पर शनि को स्थान दिया है, ईस्ट के ठीक विपरीत। उसके बाद रात का समय चालू होता है, चंद्रमा का राज आता है। तो ये यही वायु अब शीतल होने लगती है। क्योंकि शाम के बाद हम देखते हैं कि वायु में शीतलता आने लगती है, तो वायु में जल भी आने लगता है। चंद्रमा को जल भी मानते हैं अपन। तो इसका प्रभाव बढ़ने लगता है। और यहां से प्रभाव जो बढ़ता है, तो ये क्षेत्र जो हो जाता है ये शीतल हो जाता है। यहाँ पर नॉर्थ आ जाता है। और नॉर्थ, ये अब पूरी रात्रि है, और यहाँ पर फिर नॉर्थ से ईस्ट के बीच जल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब क्या हुआ कि जल की मात्रा जब बहुत अधिक बढ़ गई, तो ये हाई प्रेशर जोन हो गया। जिसमें हाई प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जल बहुत अधिक हो गया। वायु में अधिक जल वाला जो वायु रहेगी वो हमेशा नीचे बैठेगी, नीचे की तरफ आएगी।
तो इसलिए हाई प्रेशर जोन हो गया, यहां से लेकर ये यहां तक ये हाई प्रेशर जोन हो गया। तो हाई प्रेशर जोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको लो प्रेशर की तरफ भेजना पड़ता है। वास्तु में आगे जाकर आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी खिड़कियां कहाँ से होंगी, और कुछ खिड़कियों को केवल बंद कर देने से चीजें आपकी स्थिर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर था और यहाँ पर लो प्रेशर था, क्योंकि वायु यहाँ पर ऊपर उठ रही थी। ठीक। अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। ये सब चीजें अपन ने देख ली, मैनिफेस्टेशन हुआ, मैनिफेस्टेशन से सब चीजें होने लगी और यहाँ पर रह भी आ गए। हमारे यहाँ गीता जी में भगवान ने खुद भी बोला है कि मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, गर्मी देता हूँ, वर्षा को रोकता हूँ, फिर उसे भेजता हूँ। मैं ही अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ। सत, जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो अभिव्यक्त हो चुका है वो भी मैं हूँ, और जो अभिव्यक्त होगा वो भी मैं हूँ। जो अपकट है, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई, दोनों ही मुझ में है। मतलब भगवान वो परम बिंदु है जिससे मैनिफेस्टेशन होता जा रहा है। इसी में आगे जो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई है कि भाई कैसे अन्न होता है, प्राणी उत्पन्न होते हैं। यहां पर आकर जो पांच तत्वों वाली चीजें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग हैं। पांच तत्वों पे वास्तु काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक तो गीता जी में भगवान ने बोला ही है कि हम आठ तत्वों से हैं, कि ये जो प्रकृति है ये आठ तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये कैसे कैसे क्रिएट हुए ये हमने देखा था। आकाश से वायु हुई, अग्नि हुई, फिर जल हुआ, फिर पृथ्वी हुई। लेकिन मानव जो है वो एक चेतना है, उसके अंदर मन भी होता है, बुद्धि भी होती है और अहंकार होता है। अहंकार मतलब ये कतई नहीं कि मुझे मेरा अहंकार किसी चीज का है कि मेरे पास फलानी गाड़ी है, मेरे पास फलाना बैंक में इतना बैलेंस है, वो नहीं। मैं हूं, ये अहंकार होता है। तो ये जो होता है ये आठ तत्वों पे ही काम करेगा। यही प्रकृति है और इसी के अनुसार वास्तु काम करेगा। आगे भी जाकर हम इसी को चीजों को देखते रहेंगे। पंच महाभूतों में, अब ये पंच महाभूतों की अपनी अपनी जो जो है, जो केवल मैं बता रहा हूं, ये अपने को पता है। पृथ्वी आखिरी में आई, पृथ्वी में स्थिरता आई, है ना। पृथ्वी हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो होता है वो स्थिरता उसी के कारण आती है ना। तो हम ऊपर से नीचे आते हैं तो अपने शरीर को देखते हैं, और यहाँ पर स्थिरता पृथ्वी देती है ना। जीवन के साथ एक विशाल चुंबक की तरह काम करती है, हमारे अंदर चुंबक भी है ना। इसमें इसके अंदर सभी चीजें हैं। पृथ्वी में सभी तत्व आ गए। मानव है तो ये इसके अंदर वो भी आएगा। और पांचों जो तत्व हैं वो पांचों तत्व पृथ्वी में आ गए, क्योंकि पृथ्वी सबसे आखिरी में पृथ्वी का जन्म हुआ। खुरदुरापन और गंध, सुगंध, जो आपपन देखते हैं, और जो कई लोग जो साधना में रहते हैं उन लोग कई बार किसी जगह पे जाते हैं और जाते ही बोलने लगते हैं कि यहाँ की एनर्जी बहुत नेगेटिव है, या यहाँ पर नहीं रुकना हमको। क्यों? क्योंकि वहां पर गंध ऐसी आने लगती है कि हमको समझ में आने लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे नहीं रुकना है। हम्म, तो इसका ये पृथ्वी तत्व होती है, और इसकी क्या विशेषता है? ये खुरदुरापन होता है और गंध होती है। इसके बाद जल। जल हमारी भावुकता दिखाता है भाई। हम खुश होते हैं तो रोते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं, है ना। और पृथ्वी में भी जल है, और हमारे शरीर में भी 75% जल है, ये हम सबको पता है। ये तीनों रूप में है। तरल में होता है तो बहता है, गैस होता है तो बादल है, और ठोस में बर्फ। तीनों रूप में जीवन का संरक्षण करता है। और जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो समुद्र और नदी के किनारे ही विकसित हुई। और इसका उद्गम अग्नि से हुआ है। और इसका मुख्य गुण है, पानी को आप कैसे करोगे? रस है और तरलता है, तरलता, लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी को हम अपने कैश लिक्विडिटी में भी गिनते हैं। और रस है इसमें। अब एक तत्व कम हो गया, पृथ्वी तत्व कम हो गया, आकाश, वायु और अग्नि
तत्व समाहित होते हैं। अग्नि तत्व। अब अग्नि, अग्नि आपको ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि जल जो है ये डाउनवर्ड एनर्जी है, नीचे की तरफ जाती है। अग्नि गुरुत्वाकर्षण मानती है, लेकिन किसका गुरुत्वाकर्षण मान रही है? वो अग्नि किसकी तरफ जा रही है? अग्नि सूर्य की तरफ जा रही है। मतलब वो सूर्य अपवर्ड एनर्जी है। अपवर्ड एनर्जी मतलब हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा जो हमें काम करने की प्रेरणा देती है, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है ना। और ये रूप में दिन रात भी सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अपने आप में आग का गोला है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि सूर्य पहले एक आग के गोले से एक गोला और टूटा, जो पृथ्वी बना, इसका एक और टुकड़ा हुआ जो मंगल बना, और इसका एक और टुकड़ा बना जो चंद्रमा बना। ये हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है, जिसके कारण खाना पचता है और अलग अलग तत्व हमारे बनते हैं। तो ये अग्नि की विशेषता होती है। अगर हमारे अंदर अग्नि नहीं होगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, हम कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। हमारी आंख से ज्योति भी, जो मतलब जो आंख से हम ज्योति देखते हैं, तो वो भी इसी का रूप है। इसमें आकाश और वायु के गुण समाहित हैं, एक एक कम होता जा रहा है। वायु तत्व, वायु फ्लो, जीवन का फ्लो है। हमारे शरीर के अंदर भी वायु तत्व होता है, जिसको बहुत ज्यादा अपना दर्द वगैरह होता है, वो वायु के कारण ही होता है ना। और शरीर में रक्त और मस्तिष्क ये सब फ्लो करते हैं कि ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है, इसके कारण सब चीजें होती हैं। इसका तापमान भी होता है, दबाव और आर्द्रता पर निर्भर करता है। ठंडी वायु है, गर्म वायु है, गर्म वायु में हमको बुखार लिया जाता है। और वायु की उत्पत्ति आकाश से हुई है। और इसका मुख्य गुण, आप वायु का आप मुख्य गुण क्या बोलोगे? स्पर्श है। हमको स्पर्श करती है तो, हमको छूती है तो हमको पता चलता है। अब इनमें आकाश, इसको, ये सबसे सूक्ष्मतम है, सबसे सूक्ष्म है और सबसे बड़ा है। इसको डिफाइन करना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा तत्व है और सबसे सूक्ष्म है। इससे मैनिफेस्ट होता जा रहा है, ये अपने आप को अभिव्यक्त करता जा रहा है और अभिव्यक्त हुआ है। तो ये जो है ना, समान रूप से व्याप्त है, ये सब जगह है। तो पूरी आकाश गंगा, सौर मंडल अनंत है, आकाश का अनंत है। और अगर कोई बोल रहा है कि उसने इतना गिन लिया है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इनको नहीं जाना जा सकता, इनके बारे में नहीं चीजें पूरी पता की जा सकती। लेकिन इसकी एक बात है कि ध्वनि तो निकल रही है वहां से, पर घर्षणहीनता है, फ्रिक्शनलेस है। क्योंकि जैसे ही घर्षण होगा, एक और पृथ्वी कहीं जन्म ले लेगी। वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी जो मैंने पहले बताई। फ्रिक्शन जैसे ही बढ़ेगा, ये एक और पृथ्वी का जन्म लेने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, है ना। और यही ब्रह्म होता है, यही ब्रह्म स्थान हमारा रहेगा, क्योंकि ये मैनिफेस्ट करता जा रहा है चीजों। अब जो 8 तत्व कहे थे, तो उसमें 5 तत्व तो ऐसे हो गए, लेकिन 3 तत्व जो मानव के लिए हैं, और सबसे खतरनाक होता है मन। खतरनाक शायद कुछ अच्छा शब्द नहीं है, परंतु भगवान ने गीता जी में भी मन पर बहुत बातें कही हैं। तो ये मन मतलब हमको सोचना, इच्छा करना। हमारा मन होता है कि भाई चाट खाई जाए या कुछ किया जाए, या हमारे जो हमारी इंद्रियां हैं उन पर कैसे कंट्रोल करना। इच्छा होती है घूमने फिरने जाना, इच्छा होती है कुछ और काम करना, है ना। सुख दुख, राग, पसंद नापसंद, ये भावनाएं पैदा करता है। मन हमेशा भावनाएं पैदा करता है, और इसकी एक विशेषता, ये बहुत चंचल होता है। बहुत चंचल होता है, बहुत तेज भागता है। और जो हमने देखा है, कुंडली में भी देखते हैं कि मन को हम चंद्रमा से देखते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी उतना ही फास्ट मूव करता है। फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट जो है वो चंद्रमा है। ठीक। इसके बाद बुद्धि, मतलब ये निर्णय शक्ति। और मन और बुद्धि का आपस में टकराव होता है, और मन और बुद्धि को अलाइन करना हमको आना चाहिए। बीइंग अ वास्तु, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, हमको मन और बुद्धि में कोऑर्डिनेशन बन जाए।
क्योंकि मन अलग खींच रहा है, बुद्धि अलग खींच रही है, कि हमको लगता है कि हमारी बुद्धि बोल रही है कि यार बहुत शक्कर खाना बेकार है, लेकिन मन होता है कि नहीं 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 नहीं, हम तो शक्कर का खाएंगे। तो यहाँ इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही कोई चीज निर्णय पे पहुंचती, निर्णय शक्ति तभी आती है। और ये विवेक विश्लेषण, और ये विश्लेषण भी करता है। मन एक तरफा जा रहा था, भावुकता पे जा रहा था, ये विवेक पे लेता है, विश्लेषण भी करता है, निर्णय भी लेता है। मन केवल इच्छाएं पैदा करता है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, इसका अंतिम फैसला बुद्धि करती है। बुद्धि मन से ऊपर होती है और सही दिशाने का काम करती है। ठीक। अब ये अहंकार, अब इसको मैं का भाव, है ना, ये स्वयं की पहचान हो गई और स्वामित्व का भाव हो गया। जब जीवात्मा, क्योंकि हम एक चेतना है, ये पहले की क्लासेस में हो गया कि हम एक शायद क्लास में भी डिस्कशन हुआ था कि व्यक्ति का जन्म जब माँ के गर्भ से निकलता है तब नाभि काटी जाती है तब होता है, या जब वो रोता है तब होता है। क्योंकि जब तक वो सांस नहीं लेगा, जब तक मानव का अस्तित्व नहीं है। जब वो रोता है, सांस लेता है, रोना मतलब सांस लेना ही हुआ, तब व्यक्ति का एग्जिस्टेंस होता है, तब व्यक्ति का जन्म होता है ना। और जब वो सांस लेना बंद करता है तो जयराम जी की होती है। तो जब ये खुद इस भौतिक शरीर से रहती है कि मैं ये शरीर हूं और ये सब मेरा है ना, इसी को हम अहंकार बोलेंगे, तो इसी को अहंकार बोला जाता है, यही गुरु तत्व होता है। अब एक ये जो है कि इनके साथ अलग अलग हमारे जो अंग हैं और इनकी जो विशेषताएं हैं, जैसे आकाश का हो गया, मैंने कहा शब्द, शब्द वहां कुछ आवाज गूंज रही है लेकिन उसमें फ्रिक्शन नहीं है, ध्वनि है, फ्रिक्शन नहीं। तो यहाँ पर आकाश में घर्षण रहित है, ध्वनि है। वायु, इसमें शब्द भी है, ध्वनि भी है, स्पर्श भी है, ये हमको स्पर्श भी कर रहा है, ध्वनि भी है। चपलता, चपलता मतलब मूव होना। हम देखते हैं वायु चपलता जो होती है, वो चपलता जब नहीं होती तब हम देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है और हवा बहनी बंद हो जाती है तो हम लोग कितना बेचैनी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वायु बह नहीं रही है। इसका मुख्य काम ही है चपलता। अग्नि, शब्द, स्पर्श, तेज। अब ये इसमें उष्णता आ गई, और वही हम पहले जाएंगे तो उष्ण जगह पे था, तो यहाँ पर अग्नि में उष्णता आ गई, ये प्रकाश और ताप। जल, शब्द, स्पर्श, तेज, रस, स्वाद भी आ गया, तरलता भी आ गई और वर्षा भी आ गई। पृथ्वी, इसमें सब कुछ आ गया, शब्द, स्पर्श, तेज, रस, स्वाद और घ्राण। खुरदुरापन है और इसका गुरुत्वाकर्षण। अब हमारे अलग अलग जो इंद्रियां होती हैं, तो कौन सी इंद्री ने क्या क्या देखा। तो कान ने देखा आकाश, त्वचा ने देखा वायु, चक्षु आंख ने देखा अग्नि तेज, जिह्वा जीभ ने देखा जल रस, और नाक ने हमको सूंघकर बताया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आती है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे जो हिंदू संस्कृति है, जो हमारी सनातन व्यवस्था है, इसमें मूल बात को कहानियों के माध्यम से बताया गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग आता है समुद्र मंथन। अब ये समुद्र मंथन होता क्या है? समुद्र मंथन, पहले तो अपन ये जाने कि ये समुद्र मंथन हुआ क्या। पृथ्वी की उत्पत्ति को ही इन्होंने बताया। अब जो विष्णु जी के जो हम देखते हैं कूर्म अवतार है ना, समुद्र मंथन में विष्णु जी ने अपनी कूर्म अवतार की पीठ, जो विष्णु जी है, विष्णु जी कूर्म मतलब अपना कछुआ हो गया, और उसने स्थिरता दी। ध्यान रहे, कछुए ने समुद्र में, क्षीर सागर में जाकर स्थिरता दी, उसने अपनी पीठ पर स्थिरता दी। और जो हमारे नागराज थे, है ना, सर्पराज थे, वासुकी, उनको हमने रस्सी माना। अब यहां पर आप एक चीज देखोगे कि एक हो रहा है दक्षिणावर्त और एक हो रहा है वामवर्त। मतलब एक देव है और एक राक्षस है। दक्षिणावर्त अगर जाएगी ऊर्जा, मतलब ये जो जा रही है दक्षिणावर्त जा रही है, ये देवों की ऊर्जा है। और जो वामवर्त जा रही है, जो उल्टी जा रही है,
ये राक्षसों की ऊर्जा है। रिपीट। जो क्लॉकवाइज आ रही है वो देवों की ऊर्जा है। जो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है वो राक्षसों की ऊर्जा है। ये बार बार आएगा और इसका बहुत सामान्य से हम चीजों को जाकर किसी के घर में अगर देख लेंगे केवल कि उसके घर में ऊर्जा क्लॉकवाइज बह रही है या एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो हमको पता चल जाए। और इसमें हमको जो अपना जो समुद्र मंथन है इसमें से जो जो चीजें निकली उनको अलग अलग दिशाएं दी गई हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, यहाँ उत्तर से इन्होंने चारों दिशाओं को तो ले लिया, उपदशाएं इस तरफ चारों आ गई, चारों उपदशाएं आ गई, और ये चारों दिशाएं आ गई और चारों उपदिशाएं आ गई। अब ये जो समुद्र मंथन था इसका मूल है कि भाई ये मन को दिखाता है कि इच्छाएं संवेदनाएं, मतलब हमको कुछ भी प्राप्त करना है तो किस दिशा में जाना होगा। अगर हमको राक्षसी प्रवृत्ति का कुछ काम करना है तो एंटी क्लॉकवाइज चीजें हो रही होंगी तो आपको वहां पे प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी के यहाँ ऊर्जा एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो आपको ऊर्जा वहां वहां पे आदमी के घर में समस्या मिलेगी ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसके अनुसार नहीं बह रही। क्लॉकवाइज एनर्जी देवताओं की है, एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी राक्षसों की है। जिसमें हम देखते हैं कि वो उसने अमृत पी लिया था तो वो राहु हो गया तो उसका सिर काट दिया था विष्णु जी ने, ये सब चीजें। अब इसमें से जो जो रत्न निकले उनको कहाँ कहाँ रत्न निकले पहले उनके बारे में जानना है, और उसके बाद हम इनको दिशाओं में बिठाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकलती हैं इसमें। पहले तो अपनी देवी लक्ष्मी माँ जो हैं, है ना, सौभाग्य की देवी हैं, और इनके लिए जो स्थान दिया गया वो स्थान दिया गया पूर्व, ईस्ट। और इनको, क्योंकि ये सूर्य से, और इंद्र इंद्र हमारे राजा मतलब देवताओं के राजा माने जाते हैं, और वहां से निकले। ये क्रम में नहीं बता रहा हूं, पहले क्रम में पहले विष निकला था जो शिव जी ने धारण किया। क्योंकि पहले एंटी क्लॉकवाइज चला था और विष धारण हुआ था। तो यहाँ पर ये क्रम से नहीं है, लेकिन जो जो चीजें निकली आखिरी में मैं बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ हमने इनको वास्तुशास्त्र में रखा है। ये देवी जी निकली, जो लक्ष्मी जी निकली, है ना, ये जो हमको धन देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं, सौभाग्य देती हैं। उसके बाद निकले मणि, कौस्तुभ मणि जो बोलते हैं, है ना, ये कुबेर, कुबेर जिसको बोलते हैं, कुबेर महाराज भी बोलते हैं, है ना। तो ये निकले और इनको हमने उत्तर दिशा में रखा। लक्ष्मी जी को रखा था हमने पूर्व दिशा में, और हमने कुबेर को, मणि को रखा उत्तर दिशा में, है ना। तो यहाँ पे धन अथवा तिजोरी रखने के लिए करेंगे। अब फिर तीसरा जो निकला वो रंभा। रंभा जो एक अप्सरा है, जो इंद्र की सभा की राजनर्तकी है, और मुख्य अप्सरा है, मतलब अप्सरा उनके बारे में, सुंदरता के बारे में बातचीत की गई है। और ये नृत्य में, संगीत में, सब में पारंगत थी और प्रेम की देवी थी। ये कभी भी अपना रूप भी बदल लेती थी। और इनको रखा हमने वायव्य और उत्तर के मध्य। ये नव दंपति का शयन कक्ष भी माना जाता है। यह इन अप्सरा को वहां पे रखा, रंभा को। कानूनी सोमरस, प्राय इसको सोमरस को बोलकर कि ये शराब होती है, तो पर ऐसा नहीं है। सोमरस मतलब शराब नहीं होती है या मदिरा नहीं होती है। ये एक जड़ी बूटी का रस है जो स्वास्थ्यवर्धक है और शक्ति देता है ना। इसको रखा इसको रखा पश्चिम दिशा में। अभी आते जाएंगे हैं आगे। इसके बाद अमृत। अमृत निकलता था, ये सबसे अंत में प्रकट हुआ, क्योंकि अहंकार व्यक्ति स्वयं अंत में प्रकट हुआ। जो हमारी पूरी कथा है उसके अनुसार अमृत।
है ना। इसके सेवन से जीव अमृत को प्राप्त कर लेता है, और इसी की सारी लड़ाई। तो इसको हमने नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखा। हम ये अमृत बोलते हैं। अब ये शंख, ये भगवान विष्णु का शंख है, और जो जिसमें जो अपनी महाभारत होती है तो भगवान शंख भी बजाते हैं, है ना। और ये मतलब विजय का प्रतीक है। इसको पूर्व और आग्नेय कोण के बीच में रखते हैं। ये हालांकि रिकॉर्डिंग मिलेगी, पर ये ध्यान रखना कि कहाँ रखा जाता है। पूर्व और आग्नेय के बीच में। ये विजय का प्रतीक होता है। फिर निकले गजराज, हाथी। ये देवताओं के शाही हाथी है ना। ये हाथी का एक चीज और ध्यान रखिए, ये सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है। केवल बुद्धिमान नहीं, शक्तिशाली भी। ये और इनको ईशान और पूर्व के बीच में रखा गया है। जो हम गणेश जी को पूजा करते हैं तो उनका सिर है, तो ये शक्तिशाली भी हैं और बुद्धिमान भी। धन्वंतरी, ये आयुर्वेद के संस्थापक हैं। ये आयुर्वेद और देवों के राजवैद्य हैं। मतलब जो यहाँ पर अश्वनी मानते हैं हम, अश्वनी नक्षत्र को भी मानते हैं, वो धन्वंतरी। इनके बाद आयुर्वेद द्वारा चिरकाल और शारीरिक और मानसिक शक्ति बनाए रखने की विद्या थी। इनको सब सब इस चीजों का ज्ञान था। इन चीजों का ज्ञान जब हम अश्वनी नक्षत्र अपने भी कुंडली वगैरह में देखेंगे तो वहां से पता चलता है। ये तेजस्वी जी इसका काम भी कर रही हैं, है ना। और इसको ईशान और उत्तर के मध्य रखा गया, जो औषधियों के रखने का स्थान भी। इसके बाद आता है शिव धनुष, पिनाक। ये सर्वश्रेष्ठ था, शिव जी का धनुष था ये। और मारक क्षमता बेजोड़ थी, शिव का धनुष था। और ये प्रकृति नेतृत्व कोण से मेल खाती, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन करता है। वहां पे कुछ नहीं था, डिस्ट्रक्शन खत्म कर देना। तो यहां पर इसको साउथ वेस्ट में रखा, शस्त्र रखने का अधिकार, क्योंकि डिस्ट्रक्शन करने का। कामधेनु गाय, कामधेनु गाय, ये हमारी गाय है। ये हमको मतलब हम सब गौ माता बोलते हैं। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि इसके दूध में और इसमें कई चीजों में। और इसका ध्यान रखना, ये कामधेनु गाय में ये जो होती है, ये इनकी जो सूर्य से होता है उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करती है ना। और ये है, इसकी मात्रा सीमित है, और इसको आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट, जैसे वहां रखते हैं, जहाँ पाकशाला है, जहाँ हमारा किचन होता है, जहाँ हमने बताया कि रूप परिवर्तन। तरु, ये कल्पतरु, अभी ये कल्पतरु का वृक्ष मोदी जी ने लगाया भी था, है ना। ये देवीय वृक्ष है। इसके तले सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संपूर्ण ज्ञान सहज ही अर्जित हो जाता है। इसके लिए उत्तम स्थान पश्चिम और नेतृत्व के मध्य है, जो स्वाध्याय के लिए मनोनीत है। एक चीज आप ध्यान रखना, जब हम साउथ वेस्ट में गए थे, नेतृत्व में गए थे, तब वहां ऊर्जा खत्म हो गई थी। लेकिन पृथ्वी को जीवित रहना है। जैसे कोई हमारा गला दबाए, हमको एकदम से सांस लेते ना बने, और एकदम से फिर सांस आए, तो हम सांस खींचने लगते हैं, बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं, खींचते हैं। तो नेतृत्व साउथ वेस्ट में चीजें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो उसके बाद का जो स्थान होता है, वहां पे आप जो भी रखोगे वो आपको खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो ये स्वाध्याय के लिए और यहाँ पे बच्चों के पढ़ने का इसीलिए स्थान बोलते हैं कि वहां पे आपको किताबें रखोगे तो अपने आप खींचेगी, वो आपको खींचेगी। और वहां पे आपको जो दिया गया है, ये जो जो अपने रत्न दिए गए हैं, उसमें तरु वृक्ष, तरु वृक्ष दिया गया है। सबसे पहले निकला था विष, जिसको शिव जी ने धारण किया था। और इसके कारण सब देवता और राक्षस सब भयभीत हो गए थे कि भाई ये है क्या, क्योंकि पर शिव जी ने धारण किया, और कहा कि नहीं अभी तो चलेगा। और वो धारण उन्होंने किया, वो हम देखते हैं शिव जी के माथे पे रहता है। और शिव जी का गला नीलकंठ भी बोलते हैं, जो उनको गले में नीलकंठ है ना। और मृत्यु का परिचायक है। और इसका स्थान है वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में। ये विश्व का स्थान है, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में।
अगर आपको वहां पे कुछ भी आप करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर विष, विष है वहां पर। ब्रह्मांड ने वहां पर विष दिया है। अब तेरा है चंद्रमा। चंद्रमा निकला तो चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और जड़ी बूटियों में ये शक्ति भी संचार करता है। हम शक्ति बोलते ही हैं, है ना। और इसको शीर्ष पर वायव कोण में रखा, क्योंकि चंद्रमा घूमता बहुत जा रहा है। वायव कोण अगर कटा है किसी का, उसकी रोटेशन कम हो जाएगा, उसका व्यापार जो है वो थम जाएगा, व्यापार में उतनी फास्टनेस नहीं होगी। या घर उसका जैसे कुछ काम करना है तो घर में उतनी कोई चीज फ्लो नहीं होगी। ये वायु कोण की विशेषता होती है वहां पे। ये वाच, ये देवों का राजकीय उच्च ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इसके सात मुख कहे गए हैं और इनमें उड़ने की शक्ति भी थी। इन्हें इसे दक्षिण में रखा जाता है, जो प्रमुख शयन कक्ष का स्थान है और घर के मुखिया का भी स्थान है। ये जो सात घोड़े थे, इनको अलग अलग रूपों में बनाते हैं कई लोग, अलग अलग पेंटिंग्स में आपने देखी होगी। ये निकला था और इसको साउथ में रखा गया। तो जब हम पूरी पिक्चर देखते हैं टोटलिटी में, तो हमको ये पूरी टोटलिटी में ये चीज मिलती है। सूर्य ईस्ट में हो गए, आपकी लक्ष्मी माँ हो गई, फिर शंख हो गए, फिर कामधेनु गाय हो गए, फिर अश्व हो गए, फिर ये पिनाका हो गए, धनुष हो गए, फिर ये वृक्ष हो गए, फिर आपका सोमरस हो गए, फिर आपका ये विष स्थान है, ये है विष स्थान, ये हो गया। उसके बाद चंद्रमा, रंभा, मणि, और ये आपके अश्वनी वैद हो गए। इसके बाद ये अमृत और ये गजराज। इस तरीके से हम इन चीजों को यहाँ फिक्स करते हैं। तो इनसे संबंधित चीजों को अगर हम भी रखें, यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ की चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। ये हमको जो अपना रत्नों का है वो अपन वास्तुशास्त्र में उसको इस तरीके से उपयोग करते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न हो तो वो आप 10 मिनट में बता दीजिए, लेकिन प्रश्न इससे संबंधित होना चाहिए या इसकी क्लास जो पहले वाली क्लास थी उससे संबंधित, उससे बाहर ना जाए। क्योंकि कई लोग हो सकता है कि इनमें से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जिनके को जानकारी बहुत हो, लेकिन जो मैंने बताया इसके संबंध, क्योंकि इसके बाद एक ऐसे ऐप के बारे में अपन जानेंगे जो आपको आपके बारे में बता देगा कि भाई आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो उससे फायदा ये होगा कि अगर हमको कुछ करना है, किसी बॉस से बात करनी है, हमको मालूम है कि भाई उस समय लड़ाई होने वाली है, तो हम उस समय 1 घंटा रुक जाएं, या आज का दिन कैसा जाएगा, वो सब चीजें होंगी। इसके संबंध में किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। भाई साहब, मेरे मन में एक प्रश्न था। भाई साहब, पूछो क्या? हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। भाई साहब, जैसे अभी आपने ये जो चित्र मतलब प्रकाशित हो रहा है, इसमें भाई साहब जैसे तो ये हमको उन दिशाओं में, उपदिशाओं में उनके चित्र लगाना है, या उनका प्रतीकात्मक, या कोई क्या मतलब प्रतीकात्मक रखना ज्यादा अच्छा रहता है, कि चित्रों के माध्यम से भी हम इनको कर सकते हैं स्थापित करके? देखो, चित्रों के माध्यम से करोगे तो चित्र तो एक्टिवेट होंगे, है ना। जी। उसकी उसके कलर वगैरह उसी हिसाब से लो, वो हाँ। एक्टिवेट होंगे। हम्म। पर उससे संबंधित आप अगर चीजें करते हो, जैसे शंख है, शंख आप रखोगे तो वो एक्टिवेट होगा, जी। है ना। है ना, या आप यहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति रखोगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो जी। वहां पे चित्र लगाओ या उस रंग के आप वही वस्तु रखो, तो वो एक्टिवेट होगी, वो दिशा एक्टिवेट होने लगेगी। हाँ। या उनसे संबंधित आप खाने की चीज रख दो। अब गजराज है भाई, शंख तो कुछ खाएगा नहीं, तो आप हम्म। गजराज हैं, उनके खाने की चीजें रखते हो, तो भी वहां पे एक्टिवेशन होगा। भाई साहब, जैसे ज- जैसे अपन लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखते हैं अगर, तो लक्ष्मी फिर उनका पूजन, क्योंकि वो अपने आप में एक शक्ति है, तो फिर उनके स्थान पे मतलब अगर हम अगर को उनकी प्रतिमा ही रखते हैं, तो फिर उनका पूजन वगैरह करना भी क्या हम उसके लिए बाध्य रहेंगे, या मैंडेटरी रहेगा वो कर रहा उनका पूजन? आपको अगर कोई चीज पूजन करना क्या होता है, आप एक्टिवेट करते रहते हो, जी। आप अपना भाव से उनको जोड़ते रहते हो। पूजा करना आखिरकार होता क्या है? जी।
आपके भाव उनको से भाव से समर्पण करना उनको, मतलब भाव से आप जोड़ते हो। पूजा जी करना यही होता है ना। जी भाई पूजा करना तो आप आते जाते फूल फेंक दिए, ये तो नहीं होता। जी तो आप जब भाव के साथ उनको जोड़ते हो तो वो एक्टिवेट होती हैं चीजें। जी इसको उनको कमल पे बैठा दिखाया गया है, ध्यान रखना। जी। है ना? वैसे इसका वास्तविक कमल ले जाते हो तो वास्तविक कमल में बहुत अच्छा है कि वास्तविक कमल मिल जाए, नहीं तो वास्तविक कमल रोज मिलना मुश्किल है, संभव नहीं। और वैसे कमल गट्टा जिससे कमल बनता है वो भी तो कमल का लेकिन प्रतीक। कमल गट्टा ना, कमल गट्टे का बहुत उपयोग होता है, कमल गट्टे का बहुत उपयोग होगा आपके वास्तु में, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। सर ये पूछना था, जैसे अगर प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन रखें तो धनुष, विष और इसका क्या रखेंगे सर? शस्त्र, हम्म, शस्त्र शस्त्र, आर्म्स। और विष में? विश्व में आपको जितने घर के बेकार काम करने हो वहां वहां करो, जितने आपको, मतलब आप मतलब उस स्थान में टॉयलेट बना दो, उस स्थान में वो करो, क्योंकि ये स्थान सबसे खराब स्थान यही होता है। सबसे अच्छा स्थान ये होता है वेस्ट और इसके बीच, जहाँ एनर्जी खींचती है, और सबसे खराब स्थान ये होता भाई साहब जैसे अभी भाई साहब ने बोला धनुष का, तो धनुष तो भाई साहब आजकल हम लोग देखते हैं पीतल के, और वो छोटे छोटे से धनुष भी मिल जाते हैं, वो भी उनको भी रखा जा सकता है ना भाई साहब उस पे तो। है। क्योंकि एक्टिवेट उस होती हिसाब है से देखें तो भाई साहब अपने को भाई। धेनु धेनु माता मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा ये तो फिर। जो 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 जैसे पुलिस में है, आर्म फोर्सेस में है या आर्मी में है, वो रखे हैं, उस उपयोग करना है ना उसको। अच्छा। हमको जैसे केवल शस्त्र रखने, वहां शस्त्र रखें, बाकी तो यहाँ पे भारी चीजें रखेंगे, क्योंकि वहां एक ये तो केवल इतना हुआ, उसके पहले कि यहाँ पर वायु खत्म हो चुकी है, हल्का हो चुका है पूरा। मैंने भाई साहब रसोई में कवर्ड के ऊपर है ना, वो अपनी शस्त्र पूजन के शस्त्र रखे हुए हैं। तो वो हे सोच रहा हूँ भगवान, क्या अभी। कर रहे हो आप? शुक्र जो हैं वो इतने जी सॉफ्ट ग्रह हैं, सबसे जी सॉफ्ट ग्रह में से एक है चंद्रमा और शुक्र। जी। आप उनके साथ आप किसको मिला रहे हो, मंगल को? क्या कर रहे हो? भाई साहब वो अब मैं भाई साहब पिछली वाली क्लास में ही मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, क्योंकि जब मैं इसको अपने घर से कोरिलेट करता हूँ तो मैं वही सोचता हूँ कि प्रभु क्या करा रहे हो आप मेरे से ये। नहीं, आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ये नेचुरल है, नेचुरल जी फिनोमिना है, ये प्राकृतिक ऊर्जा है, और यह पिंडे तत् ब्रह्मांड है। तो ये यही होगा। ये अपने को जो, इसको लोग कंसीडर नहीं करते हैं ज्यादातर वास्तु वाले, लेकिन ये कंसीडर होना चाहिए। और मैं 8 तत्वों पे काम करता हूँ। और मैं कोई भाई साहब प्रश्न? कल कल भाई साहब मैं 2-4 दिन में इसका कोई प्रयोग है ना, मैं या तो इनको इनके प्रॉपर स्टिक वो निकाल कर, मैं जो अपना विजिटिंग कार्ड होता है। थोड़े जब इतना रुके हो, इतने साल के हो गए, थोड़े दिन रुक जाओ। हाँ। मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु का जो जो आप उपचार करते हो वो किस दिन करना है। आप जी रिक्ता तिथि को करोगे, अगर जिस दिन कोई शक्ति है ही नहीं ब्रह्मांड में, हम्म। तो आपका वास्तु का जो उपचार है वो काम नहीं करेगा। जी आप जी लाभ जी। से भटक लो। रिक्ता रिक्ता। ना मतलब रिक्त, रिक्त मतलब हुआ ना कि खाली है। उस जी। समय ब्रह्मांड में कोई ऊर्जा नहीं है। अब उस समय जब ब्रह्मांड में ऊर्जा ही नहीं है, तब आप ऊर्जा देने का प्रयास कर रहे हो, तो कैसे होगा? ना के बराबर होगा। और कोई प्रश्न हो, नहीं तो फिर अपना जो मनस ट्रैकर है उसके लिए मैं हितांशु को बोलूं। ये और कोई प्रश्न है? तेजस्वी जी, संजीव जी, पवन जी, किरण जी, नहीं, कोई अनिका, क्वेश्चन नहीं है। नहीं अनिका सर, जी, कोई प्रश्न नहीं है।
आप लोग तो जानकार लोग हैं। हिमांग जी, किरण जी तो हमारे वाले हैं। भगवान भगवान कृपा करो। चलो, अब एक हितांशु है, कुछ आपको बताएंगे, है ना। क्लास को अपन यहाँ, इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मिल जाएगी। और हितांशु बताएंगे कि क्या है, कैसे काम करती हैं चीजें। चलो हितांशु, हो लाइन पर। हाँ। एक सेकंड। चलो। हाँ जी। सभी को नमस्कार। कई लोग इसमें नए भी जुड़े दिख रहे हैं और कई लोग काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। हमारा डमरू वाणी की ओर से, जो हमारी ज्योतिष की हमारी जो कंपनी है, उसकी ओर से हम कई सारे ऐप्स डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग विभिन्न विभिन्न चीज़ों को मिला करके। और जो भी हमारे पास जानकारी है, जो भी हम ज्योतिष में रिसर्च करते हैं, उसके उसको मिला करके हम अलग अलग एप्लीकेशंस और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का के लिए हम हेल्पफुल उसको बना सकते हैं। इस कोशिश में हम लगे हैं काफ़ी लंबे समय से। और इसी कोशिश में एक हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है मनस ट्रैकर। मनस ट्रैकर नाम कहाँ से आया? तो मनस, आप सभी लोग जानते होंगे कि मनस हमारे मन को कहा जाता है। और ज्योतिष की भाषा में बोलें तो चंद्र ही मन है। तो हमने ये सोचा, ये विचार किया कि अ, दिन प्रतिदिन के बेसिस पे क्या होता है कि कई बार हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो ज़रूर करते हैं, ज्योतिष को कंसिडर करके, वास्तु को कंसिडर करके। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम हमेशा अपने लाइफ में कोशिश करते हैं कि हम करते रहें। पर दिन प्रतिदिन के बेसिस पे हम कई बार इन चीज़ों को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। दिन प्रतिदिन हम यूजुअली, इन जनरल, जो हमारे जीवन में हो रहा होता है, हम बस उसी से डील कर रहे होते हैं और हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं कि जो ये सारे सिद्धांतों को हम यहाँ पढ़ते हैं ज्योतिष में, हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में जो भी हम सिद्धांतों को पढ़ते हैं, वो ना सिर्फ हमारे लॉन्ग टर्म जीवन को इम्पैक्ट करता है, बट डे टू डे लाइफ में भी वो हमें इम्पैक्ट करता है। और जिसमें से सबसे जरूरी जो होता है वो हमारा मन होता है। कई बार आप लोगों ने भी ये प्रतीत किया होगा कि आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कि हम कुछ एक चीज करना चाहते हैं, पर उस समय हमारा मन बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है, या बहुत ज्यादा हमें विचार आने लगते हैं। या अगर हम कोई दूसरी चीज, कई कई बार हम सोचते हैं कि आज हम बैठ के मेडिटेशन करेंगे, पर हम वो चीज उतनी तरीके से अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते। उसी समय कई बार ऐसा होता है कि कई बार जरूरत होती है बहुत ज्यादा तेजी से काम करने की, कई बार जरूरत होती है तेजी से चीजों को फाइनलाइज करने की, पर मन हमारा बहुत डल या धीमा फील होता है हमें। और ये जो मिसअलाइनमेंट होता है डे टू डे बेसिस पे, इसका उपाय करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, मनस ट्रैकर। एप्लीकेशन मैं कह रहा हूं, पर ये कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ये व्हाट्सएप पर ही चलता है। एक मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ साथ शेयर करूंगा। अम, मेरी स्क्रीन होपफुली दिख रही होगी। हम्म। तो मानस ट्रैकर जो हमारा, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड का अपना वेदर होता है, मौसम होता है, उस प्रकार से हमारे मन का भी एक मौसम होता है। अब जब हम मौसम की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, इसका मतलब ये नहीं है कि बस 100% बारिश ही हो रही है। उस बारिश के साथ थोड़ी सी धूप भी है, उस बारिश के साथ थोड़ी सी हवा भी चल रही है, उस बारिश के साथ और भी चीजें हो रही हैं। पर प्राइमरीली वो बारिश, मैं आपसे कहूंगा कि कल बारिश होने वाली है, तो आप इस तैयारी से कल के लिए रहेंगे कि अच्छा, कल अगर बारिश होने वाली है तो मैं अपना छाता, अपना रेनकोट, ये सारी व्यवस्थाएं करके चलूं। या मैं अगर आपसे कहूं कि आज शाम को, आज रात में बारिश होने वाली है, बाहर ना निकले, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलेंगे कि उस समय हम बाहर ना निकले। मनस ट्रैकर जो है, वो एक तरीके से आपको आपके मन के मौसम के बारे में बताता है। जिस प्रकार से चंद्रमा का, जो फिजिकल चंद्रमा है, वो फिजिकल चंद्रमा का इन्फ्लुएंस हमारे मौसम पर पड़ता है। कई बार फिजिकल, आप हम सभी को पता है कि
जो वेव्स होती हैं, जो लहरें होती हैं, जो पानी का लेवल होता है, वो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जो फिजिकल चंद्रमा की जब हम बात करते हैं। वहीं जब हम ज्योतिष में चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा मन है। और इसीलिए हमें ये जानना कई बार ज़रूरी हो जाता है कि एक डे टू डे बेसिस पे मेरे मन का मौसम आज कैसा रहेगा। अगर मुझे ये चीज़ पता चल जाए कि आज मेरा मन रेस्टलेस रहेगा, या आज मेरा मन बहुत ज़्यादा भागेगा इधर उधर, या आज मेरा मन बहुत शांत रहेगा, तो मैं अपने पूरे दिन की दिनचर्या उस हिसाब से बना सकता हूँ। अगर कोई ज़रूरी मुझे, जैसा कि बताया कि अगर मान लीजिए कोई मुझे ज़रूरी मीटिंग करनी है, लेकिन आज मुझे पता चला कि नहीं, आज मेरा मन बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने वाला है, तो वो मीटिंग मैं आज ना करूं, मैं उसको पोस्टपोन कर दूं। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए मैं अपने जीवन में कोई बड़ा कदम लेने जा रहा हूं, और मुझे पता चले कि आज मेरे मन की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत शांत है, बहुत फ्रूटफुल है, तो वो मैं जो भी स्टेप लेने जा रहा हूँ वो मैं आज ले सकता हूँ। तो मनस ट्रैकर जो है वो हमारा एक व्हाट्सएप पे चलने वाला एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप पे हमारा एक नंबर है, नंबर अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस नंबर पे जब जैसे ही आप मैसेज करेंगे, आपसे आपको वहाँ पे कुछ ऑटोमेटेड रिप्लाईज आएंगे। उसके माध्यम से आप इस एप्लीकेशन को शुरू यूज करना शुरू कर सकते हैं। आपको वहाँ पे अपना बेसिक जो आपका कुंडली के हमारे डिटेल्स होते हैं, आपका जन्म के दिनांक, जन्म का समय और जन्म का लोकेशन, ये वहाँ पे डालना होगा। इसके अलावा हम आपसे ये भी जानकारी लेते हैं कि आप करते क्या हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी हम उपाय या जो भी वहाँ पे हम लिख के देते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, वो हम उस हिसाब से देते हैं। कोई व्यक्ति जो व्यवसाय करता है उसका हो सकता है, कोई व्यक्ति जो व्यवसाय करता है या कोई जो नौकरी करता है, या फिर कोई जो प्रोफेशनल काम करता है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी के मन की स्थिति हो सकता है सिमिलर हो, पर एक्चुअल प्रैक्टिकल यूजेज में वो अलग अलग चीज़ों के हिसाब से उसका इम्प्लीकेशन होता है। तो मनस ट्रैकर का पर अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक इमेज डेली मिलेगी, जहां पर आपको आपके मन की मनोदशा बताई जाएगी, कुछ इस प्रकार से, कुछ शब्दों के माध्यम से और इमेज के माध्यम से। जैसे मनोदशा तेज बहती नदी है, तो ये आपको फील होगा कि अच्छा, आज मेरा मन जो है वो एक तेज बहती नदी के रूप में चलेगा, और मैं अपने दिन को उस प्रकार से अलाइन कर सकता हूँ। एक और फैक्टर इसमें आपको बताया जाएगा, दिन बल। दिन बल यानी कि उस दिन आपके लिए चंद्र किस के नक्षत्र में है, और उसका, और अगर मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाके आपको बताऊं, तो यहाँ पर कोई भी हमारा, हम जो भी आउटपुट यहाँ पर देते हैं लोगों को, गेस वर्क नहीं होती। मतलब हम कहीं पे भी एआई का उपयोग इस प्रकार से नहीं करते कि एआई आपको गेस करके बता रहा है कि आपका दिन ऐसा होगा या वैसा होगा। एक हमारा एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है। जितनी भी अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं, हमने पहले जो लोग क्लासेस में कई बहुत समय से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा है कि जितने भी अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशंस होती हैं, आपके आपकी राशि से लेकर, आपके नक्षत्र से लेकर, नक्षत्र में कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में कब जा रहा है, और गोचर जो एनालिसिस होता है, जो कि ट्रांजिट एनालिसिस होता है कि आपकी लग्न कुंडली के ऊपर से जो ग्रह गुजर रहे हैं, ये सारे के सारे एनालिसिस को मिलाकर हमने एक एल्गोरिदम बनाई है, जो कि जिसके रिजल्ट्स हमें अब तक काफी अच्छे मिल रहे हैं। और ये एल्गोरिदम आपका डेली कैलकुलेशन करती है कि आज के दिन आपके मनस में कौन कौन से जो गुण अपन जिन्हें कहते हैं, सत्व रजस तमस, और उनके जो चार मतलब कुल 7 कॉम्बिनेशन बनते हैं। सत्व ज्यादा, रजस कम, तमस कम, रजस ज्यादा, सत्व कम, तमस कम, इस प्रकार से अब हमने कैलकुलेशन में देखा है कि 7 अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशंस उसमें बनते हैं। तो उसे हम कहते हैं मनोदशा। और दूसरा चीज हम कहते हैं दिनबल, जो कि सीधा सीधा उसका कैलकुलेशन ये है कि आपका जो चंद्र है वो इस समय किस ग्रह के नक्षत्र में है, और वो पर्टिकुलर ग्रह आपके लिए कैसा है। हो सकता है मंगल मेरे लिए अच्छा हो, किसी और के लिए खराब हो। तो हम एक जनरल प्रिंसिपल ये जानते हैं कि अगर मंगल मेरे लिए अच्छा है तो मेरे को लाल वस्त्र पहनना या मेरे को लाल चीजें कंज्यूम करना मेरे लिए बेटर है। लेकिन अगर उसी समय पर मंगल किसी और के लिए खराब है, तो उसके उसको लाल वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, रादर उसको लाल वस्त्र का डोनेशन करना चाहिए या उसे दे देने चाहिए। और इस प्रकार से हम कई सारे उपायों में जाते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारा ये जो सिस्टम है ये कैलकुलेट करता है, और ये कैलकुलेट करके फिर आपके मन को एक
एक कार्ड के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें एक रंग के रूप में वो आपको प्रस्तुत करता है कि इस रंग का आपका मन आज रहेगा। जो कि हो सकता है अभी देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन एक बार जब आप उसको इस्तेमाल करने लगेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल चीज़ है और बहुत नेचुरल चीज़ है। इसमें एक्चुअली एक सेकंड, ये ना पुराना वर्जन है, मैं आपको नया वर्जन दिखाता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मनस ट्रैकर में मिलेगी, वो आपको ये मिलेगी कि आपको एक समय सारणी मिलेगी कि किस समय कौन सा गुण आपके मन को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस समय आपका मन ज्यादा सात्विक है, किस समय आपका मन ज्यादा राजसिक है, किस समय आपका मन ज्यादा तामसिक है। और आप अपने दिन भर की जो भी आपको चीजें उस दिन करनी है उसको उस हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में, अगर मैं व्यवसाय करता हूं और मान लीजिए मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है अपने व्यवसाय को लेके, साल, 1 साल, 2 साल, 5 साल की प्लानिंग करनी है। अगर मेरा मन तामसिक होगा या राजसिक होगा तो ये प्लानिंग मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे पता है कि इस 4 घंटे के गैप में मेरा मन सात्विक है, तो उस समय बैठकर वो प्लानिंग करना मेरे लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, मैं ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर पाऊंगा। उसी उसी का दूसरा डायरेक्शन ये हो सकता है कि मान लीजिए मुझे बहुत सारे काम खत्म करने हैं, जैसे एक कॉमन चीज जो कि, और मैं इसे इस्तेमाल करता हूं और काफी समय से इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इसे। तो एक चीज जो मैं करता हूं कि जब भी मुझे पेपर वर्क करना होता है, पेपर वर्क ऐसी चीज है कि उसमें दिमाग कुछ नहीं लगना है, लेकिन लगातार आपको बहुत लंबे समय तक बहुत सारा काम करना पड़ता है। मैंने ये देखा है कि जब भी मन राजसिक होता है मेरा, तो पेपर वर्क बहुत इजीली हो जाता है मुझसे। तो मैं जब भी मुझे पेपर वर्क करना होता है, मैं देखता हूँ कि मेरा मन राजसिक कब है। अगर वो 4-5 घंटे के गैप में मेरा मन राजसिक है, तो मैं उस समय पेपर वर्क कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उस समय कोई लंबा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस एक के बाद जो भी सिग्नेचर करना है, फॉर्म्स भरने हैं, इस प्रकार की जो भी चीजें करनी है, वो मैं वास्तु करता चला चर्चा। जाता हूँ और काफी सारा काम हो जाता है। एप्लीकेशन जो है वो हमने कोशिश की है, एक चीज हमने देखी मार्केट में, जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो आपको जो एनालिसिस देते हैं या जो भी आपको आउटपुट देते हैं, वो बहुत ही जेनरिक आउटपुट देते हैं, वो आपको बहुत स्पेसिफिक आउटपुट नहीं देते हैं। पर मनस ट्रैकर के साथ हमने ये कोशिश की है कि वो एक पर्टिकुलर चीज को, सिर्फ चंद्र को ट्रैक करता है मनस ट्रैकर, और किसी को ट्रैक नहीं करता है। मतलब बाकी ग्रहों को करता है पर चंद्र के रेफरेंस में ट्रैक करता है। तो चंद्र, अगर आपके चंद्र मान लीजिए मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल मान लीजिए आपके लिए नेगेटिव ग्रह है, तो मनस ट्रैकर आपको वही एनालिसिस देगा कि आज चंद्र मंगल के नक्षत्र में है। मैं एक जनरल एनालिसिस दे रहा हूँ कि चूंकि चंद्र मंगल के नक्षत्र में है तो वो राजसिक होगा। और राजसिक होने के कारण अगर वो आपके लिए नेगेटिव है, तो वो आपको सजेशंस देगा कि आज लाल कपड़े ना पहने, आज लाल चीजों का दान करें, इस प्रकार की चीजें। तो और ये सभी चीजें आपको एक, और ये जितने भी एनालिसिस आपको मिलेगा, ये आपको एक एक्शन बेस्ड एनालिसिस मिलेगा। मतलब ये आपको कुछ कार्य के हिसाब से दिया जाएगा। ये जेनरिक, जैसे आप दूसरे एप्लीकेशंस में देखते होंगे कि एनालिसिस जो मिलता है वो बहुत ही जेनरिक होता है, वो मतलब टेक्स्ट होता है और उसको हमें पढ़ के भी अच्छा लगता है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि यार लेकिन अब करना क्या है। मनस ट्रैकर में ऐसा नहीं है। मनस ट्रैकर हमने कोशिश की है कि इसको ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशनल बनाए, ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से आप एक्चुअली अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा एक एप्लीकेशन है। इसका जो नंबर है जिस पे आपको मैसेज करना होगा इस एप्लीकेशन के लिए, वो मैं नंबर, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं इस पे शेयर करता हूँ चैट पे। कुछ लोग ऑलरेडी जो पहले से जुड़े हुए हैं हमसे, वो ऑलरेडी इस पे हैं और वो ऑलरेडी ये अपडेट्स रिसीव कर रहे हैं। और इन अपडेट्स में अब मतलब इन जो मनस ट्रैकर का आपके पास अपडेट आ रहा है, इसमें अब नए अपडेट्स आने लगेंगे। अभी तक आप लोगों के पास भी इमेजेस नहीं आ रही थी। ये जो इमेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये हम लोग इंटरनली टेस्ट कर रहे थे, बट अब ये सभी को आएगा। और जो नए लोग भी जुड़े हैं उनके लिए मैं एक सेकंड में नंबर यहाँ चैट पे डालता हूँ। जब आप उस नंबर पर मैसेज करेंगे तो वहाँ पे से आपको कुछ ऑटोमेटेड रिप्लाईज आएंगे। बस वो ऑटोमेटेड रिप्लाईज को आप अगर फॉलो करते रहेंगे, तो आप आराम से अपना ये इसको कर पाएंगे। एक सेकेंड। अम,
ये नंबर मैंने डाला है। आप अभी चाहें तो अभी भी मैसेज कर सकते हैं, बाद में चाहें बाद में भी कर सकते हैं। नंबर ये हमारा 24 आवर्स एक्टिव रहता है। इस नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे तो मतलब मैं ये बस मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इस नंबर पर जब आप मैसेज करेंगे तो वो जो आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे वो अभी के लिए सारे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, पर बहुत तुरंत तुरंत आपके पास रिस्पॉन्स आएंगे, और मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा आपको ये पूरी प्रोसेस करने में। और अभी अगर आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो अभी हमने अपने एक कुछ पीडीएफ्स भी बनाई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं। डॉक्यूमेंट का नाम है एस्ट्रोलॉजी फॉर बिजनेस सक्सेस। हमारे पास कई सारे इस प्रकार के केसेस आ रहे थे कि लोग अपना व्यवसाय को एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बेहतर करना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए एक छोटा सा एक पीडीएफ, एक ई बुक बनाई है जो कि मुफ्त अवेलेबल है। आप अगर इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो वो एस्ट्रोलॉजी फॉर बिजनेस सक्सेस का पीडीएफ आपको मुफ्त में मिल जाएगा। आप उसे देख सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पीडीएफ है वो हमारा ब्रांडेड पीडीएफ है। आप उसे पढ़ें और आप चाहें तो उसे फॉरवर्ड भी कर दें, लेकिन अगर आप उसे आपको लगता है कि वो अच्छा पीडीएफ है, उसमें अच्छा कंटेंट है, और आप उसे फॉरवर्ड करते हैं, तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप जिसको भी फॉरवर्ड करते हैं उसे आप ये भी बताएं कि आप वो लोग भी डमरू वाणी से, हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। अ, यही मेरा पूरा प्रेजेंटेशन था। आप किसी को अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नहीं। हेलो। जी। हेलो। हाँ, इसकी कुछ जी। जी। फीस रहती है क्या? इसकी फीस रहती है, पर अभी चूंकि हम इनिशियल फेज में हैं, अभी लगभग हमारे पास मतलब अभी चूंकि हम धीरे धीरे रोल आउट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में अगर अभी आप तुरंत ज्वाइन करते हैं तो अभी आपके लिए कोई फीस नहीं है। डाउन द लाइन हम हो सकता है इसकी एक मंथली फीस रखें, पर वो भी हम बहुत कम से कम जितनी हो पाएगी उतनी ही रखेंगे। ऐसा कोई फीस इसकी नहीं होगी जिसके लिए आपको सोचना पड़े खर्चा करने के लिए। अभी ये हाँ, फ्री है। तो हमारे क्लाइंट को भी वो अप्रोच कर सकते हैं ना, इसके लिए पूछ लिया। हाँ, तो बिल्कुल किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल अवश्य। हाँ जी। धन्यवाद। थैंक यू। जी, अगर और किसी को नहीं सवाल हो तो अब मैं वापस मीटिंग कंटिन्यू करें। वो पीडीएफ जो है वो पहले आपको इंग्लिश में आएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं। दोनों भाषाओं में पीडीएफ अवेलेबल है। और उस पीडीएफ को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो सही है, आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है। ओके। अगर किसी को थैंक यू। और मतलब अभी अभी के लिए मैं मूव कर रहा हूं, पर किसी को भी कोई भी समस्या आती है, आप किसी भी समय हमसे बात कर सकते हैं उस नंबर पर भी कर सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट, आपके पास जो जिस नंबर पर ऑलरेडी आप डिस्कशंस हमारे होते हैं उधर पर भी आप बता सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप पे कोई इशू आता है, तो भी आप बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे सपोर्ट करने की। ठीक है, तो मैं ये मनस चाकर वाला जो सेगमेंट था इस कॉल का, उसको अब यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना और आप लोग यूज़ भी कर रहे हैं। मैं अपना धन्यवाद। देख पा रहा हूँ कि धन्यवाद। आप लोगों के जी धन्यवाद। मैसेजेस जी, आ रहे बहुत जी, हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी। चलिए, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। हाँ, अभी हमने एक दो चीजें देख ली कि वास्तु, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो पहले की रिकॉर्डिंग देख लेगा कि पूरा ब्रह्मांड काम कैसे कर रहा है, और जो हमारे वेदों में जो नियम बताए गए हैं उसी के अनुसार कर रहा है। और उसी को मैं कंटिन्यू कर अब हम कंटिन्यू करते जाएंगे कि ये चीजें होती कैसे हैं, और फिर आखिरी में आकर कि हम उपाय करें तो किस दिन करें। जैसे अभी भुवनेश ने बोला कि भाई मैं कल कर दूं, क्या नहीं, आपको पहले तिथि देखनी होगी, अन्यथा नहीं होगा। हम्म, तो आपको तिथि देखनी होगी, तो उसका उसको उसको वहां पे जाकर हम कि भाई ये ऊर्जाएं पैदा कैसे हो रही है, मैनिफेस्ट कैसे हो रही है, और उस मैनिफेस्टेशन को हमको बढ़ाना है, घटाना है, किस तरीके से करना है। ठीक है जी।
तो सामने वाले की प्रॉब्लम क्या चल रही है, सामने वाले की दशा अंतदशा, क्योंकि इसको अब हम ये पार्ट पूरा करके फिर ये हम आएंगे कि भाई व्यक्ति के जीवन में कौन सी उसकी एनर्जी एक्टिवेटेड है, फिलहाल एक्टिवेटेड है। तो फिलहाल एक्टिवेटेड है, तो उस एक्टिवेटेड एनर्जी में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे ठीक करें। कई बार बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और उन बातों से आपकी चीजें बहुत बहुत जल्दी सॉल्व होती हैं। ठीक है जी। भावेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भावेश जी, बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद। भाई साहब बहुत धन्यवाद, अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर सबको राम राम। राम राम जी, राम। राम राम जय सर। सिया राम राम भाई साहब। राम राम राम, जय गणेश। जय गणेश। जय गणेश। जय गणेश जी।